दिया करें सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आज के डिस्कशन में, जैसे मैंने कहा कि बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर सारे ठीक होने चाहिए। ये भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि आपका रिजल्ट अगर 100% आ जाता है किसी टेस्ट में। और टाइम मैनेजमेंट आपकी ईमानदारी है कि मैंने आज कोशिश की थी कि आपकी जो क्वेश्चन है आपको 40 मिनट्स ही पूरे मिले, एंड राइट आफ्टर डैट जो है वो आपके ना डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया। देखिए जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैन कह रहा है जी पुशेस a wall and fails to displace it, he does। अब देखिए यहाँ पर कहता है he fails to displace it, what does it mean? ये इसमें कीवर्ड है। it means that उसका displacement 0 है। अगर वो कह रहा है he pushes and fails to displace, it means displacement 0 है। displacement ही 0 है, so it means हम कहेंगे no work at all। आई होप सो कि ये सबका करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट जी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी अगर आप गौर करें तो इसमें भी आपके पास जो है कीवर्ड्स हैं। इसमें 2 कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे जो कि मैंने बोल्ड किए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक सेम हाइट और दूसरा सेम मैथ। सेम हाइट एंड सेम मैथ। अच्छा जी, सेम हाइट और सेम मैथ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मैथ्स उसने चेंज नहीं किया दोनों सूरतों में। फिर अगर हाइट भी चेंज नहीं की तो आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है? mgh। तो अगर मैथ्स भी चेंज नहीं किया, हाइट भी चेंज नहीं की, इसका मतलब है आंसर क्या आना चाहिए? 1:1। सो वर्क डन यहाँ उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो आंसर होगा 1:1 ही होगा। अच्छा, यहाँ ये वाला क्वेश्चन पावर के लिए पूछा जा सकता था, रेशो ऑफ पावर्स। तो पावर चूंकि टाइम पे डिपेंड करती है, वो वर्क ओवर टाइम होती है, 30 सेकंड है, इसमें 60 सेकंड है, फिर हम रेशो ले सकते थे। ठीक है जी, उसमें फिर हम जो है वो पावर्स की रेशो पे डिफरेंट आंसर आता है, या 1:2 या 2:1, उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें जो आंसर आपका बन रहा है वो 1:1 बन रहा है, क्योंकि देखिए वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड होता है mgh, तो उसमें तो टाइम नहीं आता ना। सो टाइम डिफरेंट भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस वजह से आंसर आपका 1:1 है, क्योंकि सेम हाइट और सेम मैथ कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन रेसिंग कहता है इफ अ रेसिंग बाइक मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? v ओवर r। v इज 10 और r इज 20। सिंपल, आपका 0.5 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाना है, अल्फा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जी, इसमें देखें तो 2 कीवर्ड हैं। 40 मीटर डायमीटर है, तो डायमीटर का जो हाफ है वो क्या होता है? रेडियस। तो यहाँ पर आपको दूसरी जो कीवर्ड है वो ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो इक्वल टू वेट है। सो हम यहाँ पर कह देते हैं, आप देखो ना, कोई सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी मूव कर रही है तो जाहिर है उसमें जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल कह दिया? जो वो कह रहा था कि इक्वल टू वेट है। सो इक्वल टू वेट कर दिया। मैथ से क्या हो गया? कैंसल आउट। इसका मतलब है यहाँ से v यानी स्पीड उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा था, वो क्या आ गया? स्क्वायर रूट जी आर। अब g की वैल्यू तो मैं 10 ही पुट करूंगा, लेकिन r रेडियस में डायमीटर का हाफ पुट करूंगा, क्योंकि डायमीटर 40 मीटर है, तो इसका हाफ क्या होगा? 20। तो मैंने यहाँ रेडियस 20 पुट किया, 14 पुट किया। सो ये आपका स्क्वायर रूट 200 आ गया। अब स्क्वायर रूट 200 नियरली क्या होता है? 14 मीटर पर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपने सेंटीमीटर फोर्स को वेट के इक्वल रखना था, जैसे वो आपको स्टेटमेंट में कह रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट में हिंट था आपके लिए, तो आई थिंक सो ये भी सबका करेक्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसमें अगर गौर करें तो आपको कहते हैं 2 कार्स हैं ए एंड बी आर मूविंग अलोंग आ सर्कुलर पाथ। रेडियस की रेशियो गिवन है, रेडियस 4 मीटर एंड 8 मीटर। देयर मोशन इज सच that each completes one revolution in the same interval of time। अच्छा, अब सेम इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है दोनों अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जितना कवर कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उनकी स्पीड हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या कीवर्ड था? इसका मतलब है दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। सो अब यहाँ पर जो है अगर आप गौर करो तो रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड्स बतानी थी। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v ओवर r। जो कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2 ओवर r1।
जो कि वो दोनों सेम कह रहा है जी इंटरवल ऑफ टाइम में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फॉर वन कंप्लीट इंटरवल जो है उसके लिए हम उनकी स्पीड को कांस्टेंट रख लेंगे, यानी डिस्टेंस इनटू टाइम जो है, स्पीड को डिस्टेंस टाइम भी तो कह सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम भी तो कह सकते हैं ना। सो इसको हमने कांस्टेंट रख लिया, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, यहाँ से ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। अच्छा रेशो गिवन है 4:8, आपने यहाँ 8/4 पुट करना है जो कि R2 ओवर R1 है, तो आपका आंसर यहाँ बनेगा 2:1, डेल्टा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैंने लेक्चर में ना इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करवाया था, और उसमें मैंने आपको बार बार कहा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, वी मस्ट हैव टू फर्निश सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब चूंकि यहाँ वर्ड है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो हम जीरो कह सकते हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, वो किसके इक्वल होगा, v² r। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनती थी आपकी, कौन सा आंसर बनता है, चार्ली आंसर बनता है। इसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज आल्सो इजी। इस फॉर्मूले से रिलेटेड सबसे ज्यादा यहाँ पर न्यूमेरिकल पिक हुए हैं इस पेपर में भी, और वैसे भी सब मैंने आपको कहा था सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल पिक होगा। 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हैव इक्वल मोमेंटा। अच्छा जी, अब अगर यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p² डिवाइडेड बाय m है, तो अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रख लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, मास। अच्छा अब देखो कि काइनेटिक एनर्जी की रेशो बनेगी काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हुए ख्याल रखना है, देखो अगर आप 2 किलोग्राम को m1 बोल रहे हैं, 3 किलोग्राम को m2 बोल रहे हो, तो यहाँ 3 किलोग्राम के लिए उसने काइनेटिक एनर्जी 10 जूल गिवन है, इसका मतलब है m2 की एनर्जी गिवन है, यानी ke2 की जगह यानी काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, m2 जो है वो आपका आपने उसको 3 कंसीडर कर लेना है तो वो 3 हो गया, और m1 जो है वो 2। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हुए स्टेटमेंट को खास तौर पर आपने अंडरलाइन करना है, जिसको आपने m1 कहना है उसको m1 कह लें, जिसको m2 कहना है उसको m2 कह लें। तो पहले ही आपने स्टेटमेंट में इन चीजों को मेंशन कर लेना आप लोगों ने, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपने इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर जो बनेगा ये 10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 15 जूल। आई होप सो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक होगा। 7 का आंसर है बीटा 15 जूल। 8 जी, 8 वाला क्वेश्चन जो है इसको भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था जो है वो लेक्चर में, और मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट है। इसको हमने नाम दिया था स्टॉपिंग डिस्टेंस का, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये मैंने आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो गाइड किया था। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 mvf² इज -1/2 mva²। जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यहाँ से जो है डी वर्क डन के इक्वल जो है वो अब इस टर्म को तो जीरो कर दें, तो डिस्टेंस जो है यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 m/f × bi²। इसका मतलब है स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bi² है। सो इट मीन्स कि आप जरा गौर करें, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के कितनी हुई है 120, व्हाट डज इट मीन, स्पीड डबल हुई है। अगर स्पीड डबल हुई है तो डिस्प्लेसमेंट यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम होना चाहिए, 4 टाइम्स। तो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना गिवन है 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या बनेगा 80 मीटर आंसर बनेगा। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, इसका मतलब अब उसको सॉल्व नहीं करना, उसमें कुछ इस तरह का ट्रिक यूज होगा, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल 8 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमें यूज क्या करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, vi² के इक्विवेलेंट होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9। A body falls under gravity when it loses gravitational potential energy by u, its speed is v and the mass of the body shall be। बड़ा इजी है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है आई डोंट नो कि व्हाई स्टूडेंट कंफ्यूज, उसको ना सिर्फ पैरामीटर ही चेंज करता है। अच्छा अब यहाँ पर ना एक मैं बात आपको और बता दूं कि मैं ये पिक्चर्स बना बना के हैंड रिटन जो है वो ये आंसर्स क्यों लिख रहा होता हूँ,
इसकी स्लाइड्स भी बन सकती हैं, मेरे पास डेटा कंपोज पड़ा है, मैं वहाँ नोट्स उठा के डायरेक्टली यहाँ लगा सकता हूँ। असल में एक रीजन है रीजन ये है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। जब भी आप कुछ चीज लिख के याद करते हो, लिख के प्रैक्टिस कर रहे होते हो, वो जल्दी आपका स्टोर हो रहा होता है, जो कि बचपन से हम जो है ना ये लिख के जो है ना सीख रहे होते हैं बार बार चीजों को। सो इस वजह से जो है जितनी आप प्रैक्टिस करते हो लिख के सॉल्व करके जितना आप करेंगे दैट इज मोर बेटर, वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। सो इसमें भी आप लोगों को इसलिए गाइड किया करने के लिए जो है वो, ताकि आप लोगों को जो है ना वो जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी डिस्टर्ब ना हो। जो कि लाइव क्लासेस चल रही हैं, आई होप के अगर फिजिकल क्लासेस होती तो ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट होती। खैर अभी जो है देखें इसमें देखो उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू कहा है, मतलब mgh को पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम यू लिख देते हैं। सो हमें पता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसने हमें कहा यू लिखने, तो मैंने यू लिख दिया। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो यहाँ से आपने मैथ बताना था। सो मैथ ऑफ द बॉडी कहता है क्या होगी, तो वो किसके इक्वल होगी, 2u/v²। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 जी, ये सिंपल है जी, इसमें एफ डॉट डी का फॉर्मूला लगना है। यहाँ ओरिजिन कह रहा है, तो ओरिजिन का मतलब r2 - r1। जब भी ओरिजिन कहे ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने की वैसे जरूरत तो नहीं होती, जस्ट मैंने आपको मेथड क्लियर करने के लिए यहाँ लिख दिया, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट तो गिवन ही नहीं है। जो कि उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ओरिजिन 0 0 ही होता है, तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही आ जाएगा। बाकी आपने एफ डॉट डी लेना है, आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाली टर्म को जे से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर क्या आएगा, +7 आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर बीटा बन रहा है। क्वेश्चन 11 में बड़ा सिंपल था, इसमें भी एफ डॉट डी करना है, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई करनी है, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई करनी है, के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई करनी है। अब इसमें जे है ही नहीं, तो जाहिर है आप उसके लिए जो है वो 0 कंसीडर कर लेंगे उसको। सिंपल है, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें के गिवन है, के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 6 आर 30 और 5 4 आर 20, 30 - 20 आपका आंसर कितना आना है, 10 यूनिट्स। क्योंकि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यूनिट नहीं गिवन, इसलिए यहाँ पर भी हम यूनिट्स लिख देते हैं। तो आंसर इसमें सिंपल 11 में डेल्टा बनता है। 12 भी बहुत सिंपल था जी, वर्क डन होता है एफ डी के इक्वल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डबल कर देंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर बनेगा चार्ली, 12 का आंसर चार्ली। 13 भी सिंपल है। अच्छा 13 वाले में एक बात सुन ले, हम माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और ऊपर से माशाल्लाह पंजाबी हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है, मैं जो बोलने लगा हूँ इसको आपने अपने ज़हन नशीन कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट में वैल्यूज गिवन है वो सारी की सारी यूज हों। अब जैसे यहाँ मैथ्स गिवन है, तो आप माशाल्लाह कोशिश करके अपना पूरा जो है ना नॉलेज सारा कुछ यूज करके ना मैथ्स को कहीं घुसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो बात ये है, हमने सिर्फ ये देखना है व्हाट टू फाइंड, और फाइंड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखें यहाँ उसने आपको लंबी स्टेटमेंट देके कंफ्यूज करने की कोशिश की है, हालांकि फॉर्मूला तो हमने यूज करना है W = FD cos of थीटा। अब देखो फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 4 मीटर, एंगल भी गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। अब दूसरी बात जो उसने कहा है बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आपको मैंने लेक्चर में एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, जब आप किसी एंगल पे भी फोर्स लगा रहे होते हो तो तब भी जो है वो बॉडी जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होता है, सारा बॉडी जो है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही मूव कर रही होती है। जब आप फोर्स किसी एंगल पे भी लगाते हो तब भी ब्लॉक जो है वो अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट ही जाएगा ना, फोर्स का कंपोनेंट कौन सा यूज हो रहा है, cos थीटा। इसलिए ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट एग्जामिनर बनाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, और जरूरी नहीं कि हर वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो आप यूज करें। सो FD cos थीटा फॉर्मूला था, इसमें आंसर 20 आपका आता है। नेक्स्ट इज 14। अच्छा जी, ये जो 14 और 15 के दोनों क्वेश्चन है वो इन दोनों फार्मूला से रिलेटेड है, मैंने बार बार कहा था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1/2 p² डिवाइडेड बाय m, अगर हम मोमेंटम कांस्टेंट रख लें तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख लें तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है। इसमें जो है वो क्योंकि वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी कह रहा है 14 वाले क्वेश्चन में, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
mass। इसका मतलब है P1 over P2 इज इक्वल टू क्या आना है, स्क्वायर रूट M1 over M2। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, M1 जो है और M2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जाहिर है वो स्क्वायर रूट M1 रेशो स्क्वायर रूट M2 बनेगा। इसका मतलब है आंसर कौन सा आपका बनेगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका फर्स्ट वाला केस यूज होना है। इसमें कह रहा है इक्वल मोमेंटम। तो मोमेंटम मतलब मोमेंटम दोनों की इक्वल, तो मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। उसने कहा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी, तो जाहिर है चूंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास कम होगा डिनोमिनेटर में ना मास, तो लाइट बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसमें आपका आंसर जो है वो क्या बनना था, अल्फा यानी लाइट बॉडी। नेक्स्ट है जी, अ बॉडी एट रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोमेंटम मस्ट जीरो होगा, वेलोसिटी मस्ट जीरो होगी, स्पीड उसकी मस्ट जीरो होगी, लेकिन एनर्जी हो सकती है। तो आंसर इज अल्फा। एनर्जी कैसे हो सकती है जी, जैसे मैंने लेक्चर में भी एग्जांपल दे रहा था आपको, अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं कहूंगा इसमें क्या एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये रेस्ट में है, मेरे हाथ के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन ग्राउंड के लिहाज से देखूं तो mgh। तो कोई बॉडी रेस्ट में हो तो डेट मे हैव पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो इसमें आंसर इज अल्फा। 17 बहुत सिंपल है जी। इसमें कहता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो हाइट के लिहाज से मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट द मैक्सिमम हाइट। तो इसमें चार्ली आंसर होगा। 18 में भी जो है, अच्छा 18 में जरा गौर करना है, मोमेंटम जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी है 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। सो यहाँ से जो है मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से पता चला मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो अच्छा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, आपको एक क्वांटिटी की परसेंटेज वेरिएशन देकर दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज वेरिएशन पूछी जाए, तो याद आपने ये रखना है कि आपने यूनिट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में जो फॉर्मूले पढ़े थे, जो आपने रूल सीखे थे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट वाले, वो ही अप्लाई होंगे यहाँ पर। अब यहाँ रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, अनसर्टेनिटी इन द टोटल जो है वो मेजरमेंट जब आप कैलकुलेट करते थे, आपको याद होगा कि पावर फैक्टर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होता था। तो इसको आप अनसर्टेनिटी की तरह लें। वो कह रहा है कि अगर जो है ना चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में 0.1%, तो ये बताओ मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। जो कि मोमेंटम में जो का जो रिलेशन है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। तो ये जो पावर फैक्टर है वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन कितनी बता रहा है, वो 0.1%। तो 1/2 इंटू 0.1%, आंसर आपका 0.05% आ जाएगा। ये आपका आंसर जो है वो अल्फा आंसर बनता है। तो इसमें रूल वही मैंने अप्लाई किए हैं जो आपने जो है वो अनसर्टेनिटी के रूल सीखे थे, वो यहाँ एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ का एक में क्वांटिटी में वेरिएशन दे सकता है, दो में भी दे सकता है, आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आप अनसर्टेनिटी फाइंड करते थे। लेट्स से कि आपको अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी की गिवन है, आप मोमेंटम की फाइंड कर रहे हो, तो उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। 19 तो बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है। 19 क्वेश्चन जो है वो इसमें जी बॉडी हैविंग मैसेज इन रेशियो 3:1 और काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है, लीनियर मोमेंटम ये भी उसी तरह ही है जी अभी जो सॉल्व किया है। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया, √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो रेशो क्या बन जाएगी, मोमेंटम 1 और मोमेंटम 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास 1 और मास 2। तो डेल्टा ये जो स्क्वायर रूट लेंगे 3 का, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, रेशो 1 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये सिर्फ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला स्केल है, ये मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है, इस वजह से P1 और P2 जो है उसकी रेशो स्क्वायर रूट ऑफ मासेज आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 रेशो 1 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मोमेंटम 1 और मोमेंटम 2। जैसे इसमें मैंने कहा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसका मतलब है यहाँ मोमेंटम की रेशो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट m1 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। लास्ट वो क्वेश्चंस अभी हमने किए तो उनमें क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कह देता है। यहाँ उसमें कांस्टेंट नहीं कहा बल्कि उसकी वैल्यू दी हुई है। तो मैसेज की रेशो है 2m ओवर m, काइनेटिक एनर्जी की रेशो है 8:1। तो mm से कैंसिल आउट, 8 2 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर बनेगा 4:1।
1, तो इसमें आंसर आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट 21, व्हेन अ कंजर्वेटिव फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। ये मैंने आपको लेक्चर में बार बार कहा था। देखो कैसे, अगर आप डाउनवर्ड जो है वो कोई बॉडी आ रही है डाउनवर्ड, तो जाहिर है डाउनवर्ड के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो जब भी पॉजिटिव वर्क हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, अगर नेगेटिव वर्क हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। 22 इज वेरी सिंपल। आपने एरिया अंडर द कर्व देखना था। एरिया अंडर द कर्व यहाँ कैलकुलेट करें तो ये रेक्टेंगल है, 10 से 15 जाएंगे, बेस 5 बनेगी, हाइट इसकी 10 बनेगी। तो ये पहला जो आपके पास बॉक्स है इसका आंसर आ जाएगा 50, दूसरे का भी आंसर आएगा 50, ये थर्ड नीचे वाला इसका भी आंसर आएगा 50। लेकिन प्रॉब्लम ये है ऊपर वाले दो वर्क पॉजिटिव है लेकिन नीचे वाला क्या है? नेगेटिव है। तो टोटल पॉजिटिव वर्क कितना बन रहा है? 100, नेगेटिव वर्क कितना बन रहा है? 50। तो टोटल वर्क जो आपके पास बचेगा वो 50 बचेगा। इन अदर वर्ड्स आप एक बॉक्स को दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव वर्क बचेगा यानी 50 जूल टोटल, क्योंकि उसने वर्क डन बाय द फोर्स लिखा है, टोटल वर्क डन बताना है कि कितना होगा, तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा? 50। नेक्स्ट है जी 23। अच्छा, इसमें जो है ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको वही मेथड से सॉल्व यहाँ करके दिया जो मैंने लेक्चर में बताया था। पार्ट 1 जो है इसका फर्स्ट जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको बताई हुई है, mgh कैलकुलेट करेंगे। पहले हाइट कहता है जी 8 मीटर थी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी? 800। फिर कहता है वो रीबाउंड करती है, रीबाउंड करके 6 मीटर तक जाती है, तो तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? 600। तो आपके पास लॉस जो है, मैंने कहा था परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला आपने फाइंड करना हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, यही फॉर्मूला बस याद करना आपने। फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 600 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 800, तो आपके पास माइनस साइन ये शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ से 1/4 आएगा, 1/4 into 100 कितना आ जाएगा? 25%। सॉरी, इसका एक और भी तरीका है, वो क्या? फाइनल आपका था 800, ये क्या है? 600, 800 माइनस 600 कितना हो गया? 200। अब जैसे आप अपने ना मार्क ऑब्टेन निकालते होते हो, मार्क्स ऑब्टेन यानी कि यहाँ 200 डिवाइडेड बाय टोटल 800 मल्टीप्लाई बाय 100%, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है जी। जैसे आप मार्क ऑब्टेन निकालते हो, मार्क ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ जो चेंज है वो कितना आया? 800 माइनस 600 कितना आया? 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टोटल यानी 800 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 100% आपके पास लॉस आ जाएगा। अगर यहाँ जो है चूंकि उसने लॉस ही सिर्फ पूछा हुआ है तो इसलिए आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 24 जी, ये बहुत सिंपल है जी। टोटल एनर्जी जो है वो एवरी पॉइंट के ऊपर सेम रहती है, चाहे वो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, जैसे आपकी बुक में थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आंसर चार्ली बनेगा इज इक्वल टू एट ए, यानी ए और बी पे दोनों पे, सी पे भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, जो कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 25 जरा गौर से देखिएगा। मैंने आपको बार बार लेक्चर में एक बात बोली थी कि आपने रेफरेंस जो है नहीं भूलना, रेफरेंस नहीं भूलना, बार बार कहा था रेफरेंस नहीं भूलना। रेफरेंस का मतलब यहाँ कीवर्ड गौर से देखो, 10 मीटर बिलो द टॉप, 10 मीटर बिलो द टॉप। तो यहाँ मैंने कहा था दो तरह से वो कह सकता है, कभी कभी वो हाइट बॉटम से देता है, कभी कभी हाइट टॉप से देता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। अब मुझे उसने टॉप से कहा है, तो टॉप से वो कह रहा है नीचे आए कितना? 10 मीटर, तो टॉप से मैं नीचे 10 मीटर आ रहा हूँ। अब बड़ी सिंपल बात है कि अगर मैं टॉप से नीचे 10 मीटर आ रहा हूँ तो जरा गौर करें, तो लॉस भी एनर्जी में कितना हुआ होगा? 10 मीटर के अकॉर्डिंग ही हुआ होगा ना, जितना 10 मीटर नीचे आ रहे हैं तो ज़ाहिर है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी इतना ही हुआ होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे उसने कहा इस पॉइंट पर बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हुई है, तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट गेन इन काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसने मुझे टॉप से कहा था 10 मीटर नीचे आए, इस वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पर फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दें, mgh, यहाँ वैल्यू पुट करें, मैथ्स 1 है, जी की वैल्यू 9.8 है, हाइट 10 है, आंसर 98 आ जाएगा। जो बच्चे यहाँ फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं mgh1 माइनस h2, ये वाला फॉर्मूला जो अप्लाई करना चाह रहे हैं,
वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ये 50 लेना पड़ेगा, नीचे वाली हाइट जो है वो 40 लेनी पड़ेगी, जो कि आपको टॉप 10 मीटर की पड़ेगी, तो वो हो जाएगा 50 माइनस 40, तो आंसर फिर भी आपका 10 आएगा हाइट का, तो फिर आप फिर भी आपका आंसर यही बनेगा 98 ही बनेगा। नेक्स्ट है जी 26 वाला क्वेश्चन, इफ द बॉडी इज मूविंग इन सर्कल तो एट कांस्टेंट स्पीड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा v ओवर r, तो ये सिंपल है जी, बीटा आंसर बनेगा। 27 वाला क्वेश्चन जो है इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या था, क्वेश्चन 5 जो है जी उसमें हमने v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 क्या हो जाएगा r2 ओवर r1, तो यहाँ रेशो r2 ओवर r1 बननी है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, आपका इसमें आंसर जो है वो बनेगा r2 ओवर r1। सो ये जो है वो चार्ली ऑप्शन ट्रू हो सकती है, लेकिन यहाँ r2 ओवर r1 आंसर बनना चाहिए, चार्ली आंसर बनेगा जिससे। तो द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड्स उसने पूछी हुई है, ऑफ द सेकंड कार अच्छा ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड, हाँ जी ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 ही आएगा ना, तो इसका आंसर r2 ओवर r1 आना है, ठीक है जी, तो इसका आंसर बेटा r2 ओवर r1 बनेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 28, तो ये यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये r2 ओवर r1 होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर r2 ओवर r1 बनेगा। 28 जी साइक्लिस्ट टर्न अराउंड, ये सिंपल है भाई, 15 माइल्स पर आवर, अगर वो स्पीड डबल करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सेलेरेशन क्या होता है v स्क्वायर ओवर r, तो जितना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बढ़ेगा ज़ाहिर है वो उतनी टेंडेंसी टू ओवरटर्न बढ़ जाएगी, तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप स्पीड डबल कर रहे हो तो ज़ाहिर है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है v स्क्वायर, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है v स्क्वायर, अगर आप स्पीड डबल करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी 4 टाइम, तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न भी जो है वो क्वार्टर पुल्ड यानी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्वार्टर पुल्ड का मतलब भी क्या होता है 4 टाइम्स, चार्ली आंसर है। नेक्स्ट है जी 29, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सिंपल है जी, चार्ली आंसर है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है, ये लेक्चर में भी बताया था, नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं। 30 में जी इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम कह रहा है, और इसमें जो है वो अब देखें उसने कहा वेलोसिटी, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, हर पॉइंट के ऊपर जो है पॉइंट टू पॉइंट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, इसका मतलब है चूंकि वो इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम कह रहा है तो उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो इसका आंसर है बीटा, चेंजेस इन डायरेक्शन लाजमी आएंगे वेलोसिटी वेक्टर के, अगर इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम है स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, लेकिन चूंकि डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है इसलिए आंसर हम कहेंगे बीटा। 31 में कीवर्ड है जी कांस्टेंट स्पीड, इस वजह से हम कहेंगे चार्ली आंसर कहेंगे, एंड एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और एक और भी रीजन मैं बता दूं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन मैंने कहा था अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी मूव कर रही है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो उसमें जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड है, तो ज़ाहिर है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, अगर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहा होगा वो 0 रहेगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहा होगा तो v स्क्वायर ओवर r रहेगा, तो चार्ली आंसर बनेगा। 32 जी, अ पार्टिकल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कल ड्यूरिंग इट्स मोशन, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये हमें बात पहले भी की है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है इसमें मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी कंजर्व रहेगी, आंसर इज अल्फा। 33 जी, अ बॉडी ऑफ मास m जो है मूव इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा आप देखो इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मोमेंटम और वेलोसिटी तीनों चेंज होंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ये चेंज नहीं होगी, आंसर कौन सा है डेल्टा। 34 में सिंपल था कि आपने मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड का ना रेशो लेनी थी, लेकिन रेशो लेने के लिए जरूरी है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, आपको मैंने एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करना सिखा दी हुई थी,
मिनट्स एंड की एंगुलर स्पीड आती है 2 पाई ओवर 60 मिनट, 2 पाई रेडियन ओवर 60 मिनट। अब मुझे बताओ 60 मिनट किसके इक्वल होता है? 1 आवर के। 60 मिनट किसके इक्वल होता है? 1 आवर के। तो अगर मुझे मिनट्स एंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर आवर में निकालनी हो तो वो क्या बनेगी? 2 पाई रेडियंस ओवर 1 आवर। 60 मिनट्स 1 आवर होता है ना, तो मैं इसका आंसर सिर्फ 2 पाई आ जाएगा। तो आवर्स हैंड का ऑलरेडी रेडियन पर आवर में है, तो रेशियो लेनी थी तो यूनिट सेम रखने थे, इस वजह से मैंने मिनट्स हैंड के भी जो है उसको जो है रेडियन पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 60 मिनट जो है वो 1 आवर के इक्वल होता है, इस वजह से मैंने 2 पाई ओवर 1 करके रेडियन पर आवर कर लिया। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 5/6, 5 से कैंसिल हो, आंसर आपका 12:1 आएगा। तो इसमें आंसर आपका बीटा बनना है 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 35। ये सिंपल है जी, रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करना था, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, 60 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये सिंपल था। जब भी रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। 36 भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर जरा गौर करें, रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर गिवन था, तो मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि उसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर मांगा है स्टैंडर्ड यूनिट्स में। 0.25 जो है उसको हम 1/4 भी कह सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको शॉर्टकट के लिए याद रखा करो। 0.25 का मतलब होता है 1/4। दूसरा ओमेगा आपको गिवन है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, लेकिन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल। तो ये हो जाएगा 2 × 2 पाई रेडियंस पर सेकंड, यानी 4 रेडियंस पर सेकंड। अब स्टैंडर्ड यूनिट आ गए, अब वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन चूंकि होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट करें 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 16 हो जाएगा ना स्क्वायर लेके, तो आपका आंसर 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसमें आंसर आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 37। ये भी सिंपल है जी। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, मैथ से ही डिवाइड कर दें, ऊपर m²v² हो जाएगा। m²v² को हम मोमेंटम लिख सकते हैं, तो ये मोमेंटम स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा? mr। तो इसको जस्ट उसने रीअरेंज किया हुआ है, आंसर आपका डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन 38 जो है जी, इसमें अगर गौर करें तो ये भी सिंपल है। इसमें सिर्फ इतनी सी खास बात है कि 36 किलोमीटर पर आवर को हमें पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी का आंसर 10 आ जाएगा। बाकी सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, आपके पास आंसर 1000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 39 जी, टेंशन जो है इन द स्ट्रिंग जो है वो होती है हॉरिजॉन्टल सर्कल में किसी भी पॉइंट पे mv²/r के इक्वल। मैस आपको 0.25 गिवन है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, टेंशन जो है वो 25 न्यूटन गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, इसको रीअरेंज कर लें, तो 25/0.25। अब इसका डेसिमल खत्म करने के लिए आप जरा गौर करें, चूंकि डेसिमल सेम प्लेस में है तो मैं इसके डेसिमल खत्म कर सकता हूँ, या 25/100 लिख सकता हूँ। 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा √196। √196 कितना होता है? 14 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होती है? mv²/r। तो इसका आंसर बन गया जी आपके पास। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखें गौर से, तो हमारे पास है जी θ/t। अब θ/t जो है इसमें अगर देखें तो थीटा आपको कितना बताया हुआ है? 10 टाइम्स पर मिनट, 10। अब टोटल डिग्रीज कितने होते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में? 360 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना बताया हुआ? मिनट, तो 60 आ गया। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 60 डिग्रीज पर सेकंड आ जाएगा, आंसर आपका डेल्टा बनेगा। ठीक है, इसका आंसर रेडियन पर सेकंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट